अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एन वादे मुताबिक ठीक 10:30 बजे मैं अपना लाइव सेशन जो है वो शुरू करने जा रही हूँ और जल्दी जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि हम जिस आज मौजू पर बात करने जा रहे हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारा जो मौजू है उस पर आप अपने ओपिनियंस भी रख सकते हैं। तो आज थोड़ी ही देर में जो है हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी माहौल है वो, पहले आप मुझे ये बता दें कि मेरी आवाज़ आप तब सब तक पहुंच रही है ताकि मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं। जी, तो हम देखें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से इलेक्शंस चल रहे हैं, 2 मरहले जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तीसरा मरहला जिस पर एक रिकमेंडेशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गई थी, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कुछ सियासी जमातों की जानिब से कि जो इलेक्शंस हैं, जो कि तीसरा जो फेज़ होने वाला है, तीसरा जो मरहला होने वाला है, हम बात करें पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट पर, तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, इसको मुलतवी कर दिया जाए क्योंकि मौसमी सूरत हाल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि वहाँ पर कुछ सियासी जमातें हैं जो वो खिता पीर पंजाल में आकर कैंपेन कर सके या पीर पंजाल से हम कहें कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो जाकर कैंपेन कर पाए। तो इस वजह से उन्होंने ये तजवीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेश की, जिसमें इसको हम कहें कि डेफर या हम कहें कि मुलतवी करने की बात की गई। तो इसी पर आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है अभी कुछ देर पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से आई है, जिसमें कहा गया है कि अब जो तारीख यानी कि 7 मई को जो इलेक्शंस होने थे, लोकसभा इंतखाबात पुंछ, राजौरी, अनंतनाग सीट पर होने थे, वो अब 25 मई को होंगे। और इस पर जो है कुछ सियासी जमातें या हम इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें तो वो भी नाराज जो है नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ सियासी जमातें, जिस तरीके से हम पीडीपी की बात करें, और वो 3-4 दिन जो है अपने खिता पीर पंजाल में लगा कर आई है, जहां उसने जोरों से कैंपेन की है और अपना जो एक्सपेंडिचर है वो भी वहां पे अच्छा खासा इस्तेमाल किया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो 1 मई से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी अपनी कैंपेन का एक सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रही थी। अभी उसका हम कहें कि अब क्या आगे उसने करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरीके से अपनी सरगर्मियां जो है वो तेज करेगी या सरगर्मियां अंजाम देगी, उसको देखना एक देखने वाला फैक्टर होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारे जो गेस्ट हैं आज, जो बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी ही देर में वो हमारे साथ ऐड होंगे, फिर हम मजीद अपनी जो बात है वो कर पाएंगे। शायद कोई नेटवर्क इशू है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा। मैं आपको जी, अब आ रही है आवाज? वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप मुझे बता दें, जो भी कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वालेकुम अस्सलाम प्रिंस साहिल।
क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं, तब तक हम बात का कोई सिलसिला जो है वो शुरू नहीं कर पाएँगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिलशाद दोबारा से हमें जॉइन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, सब खैरियत? सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। मैं जी। वही अभी बात कर रही थी कि दिलशाद कादरी को सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनका उनके लिए मैं जो है छोटा सा आपका तारुफ दे दूं। अभी लॉ कर रहे हैं दिल्ली से, और इसके साथ हम देखें कि तब पीर पंजाल में इन्होंने हमेशा एक्टिविज्म को संभाल के रखा है और बड़ी न्यूट्रल सी अप्रोच रख के जो है हर तरह के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है। तो आज इसी तरीके से हम दिलशाद कादरी के साथ जम्मू कश्मीर में क्या सूरत हाल है इलेक्शंस को लेकर, या खास तौर पर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करते हैं पुंछ राजौरी अनंतनाग की, तो इस पर किस तरीके की सियासत हो रही है और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जो नोटिफिकेशन आया है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिलशाद भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी मैं देख रही थी कुछ टाइम पहले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी मेंढर के एक बीजेपी के कार्यकर्ता की, जिसमें उन्होंने कुछ अनपार्लियामेंट्री जो है वो लैंग्वेज इस्तेमाल की है, और उसके बाद जो है नोटिस भी लिया गया है उस चीज का, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक्सपेल भी कर दिया है अपनी पार्टी से। तो किस तरीके से देखते हैं आप इलेक्शन के टाइम पे इस तरह की लैंग्वेज यूज करना और लोगों को धमकाने की कोशिश करना? भी सख्त में उसकी कंडेम किया जाना चाहिए, वो कम है। मैंने ही वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया, मैंने ट्वीट भी किया और युगल मनाज साहब को भेजने का काम भी किया, जो हमारे एसएसपी पुंछ है। और जी। ये मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारे पीर पंजाल जो है वो हमेशा से ही पूरे मुल्क में अपने अमन और हिंदू मुसलमान भाईचारे के लिए जाना जाता है। और हमेशा बिल्कुल। से हमारे जो बुजुर्गों ने जो रिवायत जिंदा रखी है पीर पंजाल के हम्म। अंदर हिंदू मुसलमान भाईचारे की, उसी को हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और एक अमन मोहब्बत और भाईचारे की जो मिसाल हिंदू मुसलमान भाईचारे के थ्रू हम पूरे मुल्क में देते हैं, उस हम्म। चीज को हम जिंदा रखें। और मगर बिल्कुल। जिस तरीके की स्टेटमेंट वो शख्स जो है 50-60 साल का एक इंसान है, बीजेपी लीडर सतीश भार्गव नाम है उनका, और ये कोई जी। पहली स्टेटमेंट उनके द्वारा नहीं दी गई है। इस तरीके के हम्म। भड़काऊ स्टेटमेंट्स वो पिछले काफी अरसे से दे रहे हैं। अब क्योंकि उनके हम्म। साथी संगी काफी और उस जमात में जुड़ गए हैं हमारे पीर पंजाल से, तो उनकी स्टेटमेंट और इस तरह की आना शुरू हो चुकी है, हम्म। जो मैं समझता हूं कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द्वारा कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं हम्म। बीजेपी के जो चीफ है रविंदर रायना साहब और बाकी लोग, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। मैं ये चीज अप्रिशिएट करता हूँ कि उस इंसान को 6 साल के लिए एक्सपेल किया गया। मैं समझता हूँ कि उनकी हमेशा के लिए मेंबरशिप खत्म कर देनी चाहिए थी, बट ठीक है, उस जमात से हम ये उम्मीद भी नहीं रखते। अगर इतना कार्रवाई हुई है तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। मगर हम्म। ये कार्रवाई, मैंने अभी एक और ट्वीट किया है कि ये कार्रवाई जो पार्टी द्वारा तो हो गई, बट हमें उम्मीद है कि जल्द पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा है कि जब ऐसे ऐसे इस तरह की स्टेटमेंट्स आए तो आपको एफआईआर का वेट नहीं करना है, पुलिस को खुद से भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हमारी हम्म। पुलिस इसमें खुद से कार्रवाई करती है तो ऐसे हेट मॉन्गर्स को और ऐसे मैं समझता हूं कि नफरती कीड़ों को एक अच्छा जवाब होगा पुलिस द्वारा। और जो भी इस तरीके की नफरत फैलाना चाहता है हमारी खासकर हमारे पीर पंजाल के अंदर, तो हम्म। उस तरीके की मानसिकता के लोगों के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अंदर एक डर पैदा होगा। तो मैं खुद एक्सपेक्ट कर हम्म। रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, और बिलखसूस मैंने ये गुजारिश भी की है एसएसपी साहब से कि आप जल्द कार्रवाई हम्म। करिए इन पे। और जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उन्होंने तीन हम्म। चीजें करी हैं उसमें। एक तो उन्होंने वोटर्स और कैंडिडेट को थ्रेटन करा है कि आप हम्म। उन्हें वोट नहीं दे सकते। जी। जो वोट करेगा उसकी हम उसकी लात के नीचे से जमीन निकाल देंगे। ये धमकी है, हम्म। ग्रीवेस इंजरी पहुंचाने की नीयत है, हर्ट करने की नीयत है। इस पे सेक्शन लगे। बिल्कुल। हम्म। और दूसरी ये है कि उन्होंने हिंदू मुसलमान भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उस पे भी हम्म। सेक्शन
उन उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा हम्म। ये है कि वो जिस तरीके का अमन और मोहब्बत और भाईचारे का जो माहौल रहा है, उस चीज को ये कहकर उसको कहना कि बिगाड़ने की कोशिश। आज जी। 1947 में क्या हुआ था, हमें वो याद है और हम वो आपको याद दिलाएंगे, ऐसे हालात पैदा करेंगे कि वो आपको याद रहेगा। मुझे लगता है कि ये नहीं मतलब बहुत ही क्यों अफसोसनाक जरूरी है। हो जाता है इलेक्शन के टाइम में ही इस तरह तरीके की लैंग्वेज यूज करना और ये भड़काऊ भाषण देके, मतलब क्या हम लोकल लीडरशिप की बात करें जो हमें ये दावा करते कि हम उनकी हमारी जो यूथ की या हमारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन करते, तो कैसे इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करके क्या मतलब ये पैगाम क्या देना चाहते हैं आखिर, कुछ तो समझ आता होगा। देखिए, मैं समझता हूं कि ये मैंने मैंने कहा ना कि आप देखिए, कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक टर्म यूज किया, घुसपैठिया, और वो मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल किया। अनुराग ठाकुर का काफी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, और बीजेपी के जो और लीडर्स हैं, नेशनल लीडर्स हैं, ये तो कोई कीड़ा है, मैं तो समझता ही नहीं उसे लीडर। आप बड़े लीडर देखिए, उनके स्टेटमेंट्स क्या है। और हम्म। वो जब आपके पार्टी के चीफ, देखिए प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है। हम्म। और जब पूरे देश के हमारे सबसे बड़े जो लीडर हैं वो इस तरह के टर्म का यूज करते हैं, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन छोटे लीडर्स को, जिनको मैं कहता हूं जिनको कोई पहचानता ही नहीं है, जिनकी कोई औकात ही नहीं है पॉलिटिकल, उसमें आप देखेंगे पीर पंजाल के अंदर ये लोग 10 वोट नहीं ले सकते इलेक्शन में, मगर इस तरह की स्टेटमेंट देके आज हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। इनकी पहली मंशा होती है कि हम लोग कहीं टीआरपी और जो है हमारी भी कहीं बात हो, हमारे भी डिस्कशंस हो, और जिन लोगों को कोई नहीं जानता सब लोग जानने का काम कर रहे हैं। हम्म। मगर मानसिकता क्या है। और इस वक्त में जब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन निकालकर हमारा 7 मई को जो इलेक्शन होने जा रहे थे उसको 25 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लगातार हमारे लोकल्स द्वारा, हमारे लोगों द्वारा ये कहा गया कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो। एक पार्टी या उनके कुछ जो और उनकी जो बी टी सी डी जो भी टीम्स हैं उनके द्वारा ये लिखा गया, जिनके खुद के कैंडिडेट्स नहीं है इस इलेक्शन के दौरान। तो हम्म। आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मैंने आपके साथ एक दिन 2 दिन पहले भी ये कहा था कि हमें थोड़ी सी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, थोड़ी सी। और वो गुंजाइश आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि वो उम्मीद भी हमसे मत रखिए। हम जो हम्म। रूलिंग पार्टी जिस तरीके से जिस सीट पे प्रचार करना चाहेगी, जिस तरह के जिस सीट पे जो हमसे मांग करेगी, हम उसको वो चीज प्रोवाइड करेंगे। वही नोटिफिकेशन हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालेगा। ये बहुत अफसोसनाक है। सारा इलेक्शन आप देखिए, जो दो मेन पार्टीज लड़ रही हैं, हम्म। आप बीइंग ए जर्नलिस्ट भी इसका इनकार नहीं कर सकते कि आज जो डिबेट का केंद्र है और जो वहां का माहौल है वो किन किन पार्टीज के ऊपर है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में है। मैं तो ना नेशनल हम्म। कॉन्फ्रेंस का नुमाइंदा हूं ना पीडीपी का स्पोक्स पर्सन हूं, बट ये जी। रियलिटी है, इसको कोई इनकार नहीं सकता। मगर हम्म। आज अनफॉर्चुनेटली इस तरह की स्टेटमेंट आना, मैं दोनों चीजों को जोड़ के देख रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन और दूसरी तरफ से जो हमारे एक सतीश भार्गव जो बीजेपी के लीडर हैं उनका स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट दिखाता है कि आने वाला इलेक्शन में हमारे लीडर्स को तंग किया जाने वाला है, लोकल लीडरशिप को तंग किया जाएगा। और हर हथकंडा जो आज देश के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, चाहे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के साथ इस्तेमाल हो सकता है, तो हमारी जो ओपोजिशन पार्टीज के वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, और खासकर जो बिजनेसमैन है, ठेकेदार हैं, उन पे क्या क्या चीजें होने वाली है, वो मैं समझता हूं आप भी समझ सकती हैं। और आज पूरा देश जानता है कि किस मानसिकता से वो मुगल रोड कभी मुद्दा नहीं था। अगर मुगल रोड इतना बड़ा मुद्दा होता इन लोगों के लिए कि मुगल रोड जो है वो इतना इतना बड़ा मुद्दा है कि पीर पंजाल के लोग वोट कैसे, भाई हमने जाके शोपियां में वोट थोड़ी डालना था, हमने जाके अनंतनाग हम्म। में या श्रीनगर में वोट थोड़ी डालना था, हमारा वोट तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना है ना। तो आप बिल्कुल। ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये मुद्दा होता, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये चीज कहना चाहता हूं, तो ये जब डीलिमिट जो जो डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आई थी, ये तभी इस पे कार्रवाई कर दी जाती कि भाई आप ऐसी हाँ, नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी उस बनाने ही वक्त क्यों जा रहे मुगल हैं, रोड का हमारे मुद्दा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नजर कश्मीर नहीं में आ थोड़ी रहा था। ढूंढेंगे। जी जी। उस वक्त मुगल रोड का मुद्दा नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मौसमी सूरत हाल जब जो है डेट अनाउंस की गई थी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उस वक्त मुद्दा ना ही रोड का था ना मौसम का था। लेकिन अब सबको जो है वो याद आ रही है मुगल रोड और उसके हालात और
कितनी खस्ता हालत में है वो रोड, और कनेक्टिविटी अब याद आ रही है। जी। तो ये देखिए, एक मुगल सवाल है रोड भाई कभी हम। भी इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। अगर मुगल रोड हम्म। मुद्दा होता तो टनल का काम कितनी तेजी से चल रहा होता, ये हम सब जानते हैं। टनल की हकीकत किसी से भी छुपी नहीं है। और दूसरी हम्म। बात मैं ये कहना चाहूंगा, जब डिलिमिटेशन हुआ और जब ये हमारी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, आप मुझसे क्या, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी ये इंसान जो समझ रखता है सियासी समाजी, वो जानता है कि हमारा ना तो जम्मू के साथ हल था। जम्मू का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो हमें 10 साल तक नहीं मिला। उसने हमारे लिए एक स्टेटमेंट दी, वो हवाई चप्पल की स्टेटमेंट दी कि पुंछ से हवाई चप्पल में लोग सफर कर रहे हैं जम्मू, ठीक है। उसके अलावा हम्म। उसने पार्लियामेंट में कोई स्पीच नहीं दी। शगुफे छोड़े, शगुफा ये छोड़ा कि जी मेट्रो चालू कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, चलिए ठीक है, हटाइए। अब हमें कहा जी नहीं, हम आपको अब जो है आपको डेवलप करना चाहते हैं। अब हम पीर पंजाल को आगे ले, क्या किया जी, हमें कश्मीर के साथ लगा दिया, कोई मसला नहीं। मगर आप वो टनल मुकम्मल हुआ, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब हमें पीर पंजाल के अंदर मिलेगा, आप बताइए। नॉमिनेशंस होती है हम्म। तो वो कहाँ पे होती है? वो पीर पंजाल के अंदर किसी किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई नॉमिनेशंस वहां पे फाइल करनी थी, नहीं, वो कहाँ फाइल करनी पड़ी? क्यों हमें हमेशा अनंतनाग में करनी ये, है। हम्म। क्यों हमेशा डिग्रेड किया जाता है हमें, और हम्म। हमारे रीजन को एक साजिश के तहत डिग्रेड किया गया? क्योंकि आज पीर पंजाल वोटर्स, मैं समझता हूं कि स्मार्ट वोटर्स बन गए हैं, तभी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और आज कश्मीरी लीडर्स को भागना पड़ रहा है पीर पंजाल रीजन के अंदर। और आपने जो सवाल किया, मैं उससे ना हटते हुए, कि मुगल रोड हमेशा से ही इनके लिए राजनीतिक मुद्दा है, उसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं है। मुगल रोड कितना, आप देखिए वो जो पीर की गली है वो कितना टूरिज्म हब बन सकता है अगर अच्छी रोड हम्म। होगी, अगर वो सेफ रोड होगी, वहां पे जाना आसान होगा, तो लोग कितना कितना सारा हमारा टूरिज्म बढ़ सकता है। मगर नहीं, अफसोस ये है कि डिलिमिटेशन जो करके ये एक साजिश के तहत किया गया। और हम जब तक, मैं इस बारे में अभी बात करने का कोई कोई फायदा नहीं है, मगर जब तक हमें पीर पंजाल को अलग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमारे मुद्दे हल नहीं होने वाले। तो क्या लगता है इस वक्त जो सूरत हाल है, हम देखें कि बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया नहीं, 3 सीटों पर 2 पर करके अभी दावा भी कर रही है कि हमारी जीत पक्की है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि अगर अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बातें चल रही है कि सपोर्ट करेगी, तो किस तरीके से देखते हैं क्या हालात जो है आने वाले दिनों में पैदा हो सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत क्लियर है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जिस तरीके से भाजपा ने कैंडिडेट नहीं उतारा, वो एक बहुत बड़ी हार पहले ही तस्लीम जो है वो कर चुके हैं कि हम इन इलेक्शंस में हमारा कोई रोल अदा नहीं होने वाला। और हम्म। इसका कारण जो है कि क्यों ऐसा भाजपा ने किया, सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए था हम्म। वो। उसका जवाब ये है कि हमारे लोगों ने जिस तरीके का रेजिस्टेंस दिखाया है। मैंने अभी एक जगह में इंटरव्यू दे रहा था, एक हम्म। मीडिया हाउस में, तो उन्होंने मुझसे पूछा जी कि क्या क्यों, क्या कर रही है गलत? उन्होंने मुझसे पूछा कि पहाड़ियों के जब रिजर्वेशन दिया है तो वोट तो मांगेंगे ही वो। मैंने कहा काम कोई बुनियाद नहीं हो सकता आपके वोट का। हम्म। कल भी एक जगह पे मैं जब बोल रहा था तो एक पीडीपी के और एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो पार्टी वर्कर्स थे, हम्म। लीडर्स थे। तो उन्होंने कहा कि पीर पंजाल के अंदर फलाने नेता ने जी मुगल रोड दे दी। हम्म। अच्छा, मैंने कहा ठीक हम्म। है। उन्होंने कहा जी फिर के हमारे पीर पंजाल में ये काम हमारी फलाने लीडर ने कर दिया। नेशनल हम्म। कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने उनसे हम्म। यही जवाब दिया, मैंने उनसे कहा मुझे ये बताइए कि आपने हम पे कोई एहसान किया? आपके हम्म। हम गुलाम हो गए? आपने पिछले 70 साल में अगर 2-3 चीजें हमें दे दी, हम्म। या 10 काम कर दिए, 15 कर दिए, बहुत सारी भी डेवलपमेंट कर दी, तो आपने हम पे एहसान कर दिया? आपने कोई एहसान नहीं किया। हमारे लोगों ने आपको वो ताकत दी, हमारे लोगों ने आपको वोट दिया, हमारे पीर हम्म। पंजाल ने आपको हर मदद प्रोवाइड की, सियासी हम्म। समाजी आपके साथ हमेशा खड़े रहे। और आप हम्म। अपने वो 2-4 के काम जो आज तक पूरे तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाए, क्यों आप मेडिकल हम्म। कॉलेजेस की बात नहीं करते? क्यों आप रेलवे लाइन की बात नहीं करते? मुझे आप बताइए सईमा जी, 2008 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो है रेलवे लाइन की शुरुआत होती है, ठीक है। हम्म। वही प्रोजेक्ट जाके 2010 में वो लोग रीइनिशिएट करते हैं। हम्म। 2017-18 में तक कोई काम नहीं होता है। 2017-18 में बीजेपी गवर्नमेंट सर्वे करती है रेलवे लाइन के लिए, जम्मू से लेकर पुंछ तक। और वो जो रेलवे लाइन है वो बताया जाता है कि 233 किलोमीटर का वो रेलवे लाइन है। और काफी हम्म। बातें होती हैं, और एक पर्टिकुलर फंड की बात की जाती है कि जो रिलीज किया जाएगा उस खित्ते के लिए, पीर पंजाल के लिए, कि जी बॉर्डर एरिया है,
ये है, फलाना है, ब्ला ब्ला है, और हम इसको एम्पावर करना चाहते हैं, हम इसको ये करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कितना बड़ा फेलियर है कि आज 2023 में जब एक रमन शर्मा है, आरटीआई एक्टिविस्ट है, आप उन्हें हम्म जानती होंगी, उन्होंने हम्म जब ये आरटीआई फाइल किया, तो उसमें जवाब आता है रेलवे अथॉरिटीज द्वारा कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होने वाला है, हमारे पास इसकी कोई अपडेट नहीं है, आप इसे भूल जाइए। हम्म 16 साल तक जिस प्रोजेक्ट की बात होती है, 16 साल तक हमारी उम्मीदें, मैं कांग्रेस को या बीजेपी को खाली इस पे टारगेट नहीं लेना चाहता कि यूपीए गवर्नमेंट में हुआ, फिर एनडीए ने कुछ नहीं किया 10 साल में, वो तो जिम्मेदार है इस चीज के लिए। 10 साल की एनडीए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और उससे पहले की 6 साल की यूपीए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। मगर सवाल तो ये खड़ा होता है कि हमारी लोकल लीडरशिप, हमारे सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने एमएलए हैं आप देखिए, एक हम्म दर्जन के आसपास एमएलए मान लीजिए, उनमें से किसी एक इंसान ने भी वो लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपके सवाल की तरफ आते हुए कि क्या ऐसा हो रहा है कि वो किस किस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं, आप बी टीम ले आइए, आप सी टीम ले आइए। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे लोगों के बीच में है वो ये है कि आप वोट किस बुनियाद पर मांगने वाले हैं। अगर आप हम्म वोट डेवलपमेंट के मांगने वाले हैं तो फिर हम कहेंगे क्यों नहीं, फिर कोई भी पार्टी आके अपनी बात रख सकती है, हम्म और आज भी वो लोग अपनी बात रख सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उन्हें। हम्म मगर मैं तो चाहता था कि बीजेपी भी इलेक्शन लड़े, हर पार्टी इलेक्शन लड़े तो जमहूरियत मजबूत होती है। ठीक है, वो किसी बिल्कुल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल है कि रिजर्वेशन और पहाड़ियों के अलावा कोई उनके पास मुद्दा है। वो चाहते हैं कि एक रिजर्वेशन जो हमने दे दी उस पे आप हमें 5 साल अपना वोट बेच दीजिए, हम्म आगे के ख्वाब दिखाइए ना, हमें हमें आगे के ख्वाब देखने हैं, हम्म डेवलपमेंट के ख्वाब देखने हैं। जी रेलवे लाइन आएगी तो चलिए ठीक है, हम वोट करेंगे। आप हमें बताइए कि वहां पे जो है टूरिज्म बढ़ाएंगे, हमारा पीर पंजाल लाख गुना बेहतर है। आप हिमाचल को देखिए, मनाली से लेकर ये मैक्लोडगंज तक की बात होती है, आप हम्म उत्तराखंड का देखिए, इससे लाख गुना बेहतर हमारा पीर पंजाल रीजन है, जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं है। आप रिलीजियस बिल्कुल हेरिटेज देख अनएक्सप्लोर्ड लीजिए वहां पे, हम्म आप वहां पे गुरुद्वारा है एक बहुत बड़ा, हम्म वहां पे अमरनाथ बुद्ध यात्रा हो सकती है जो मंडी की तरफ है। आप बिल्कुल आती दारू चिंगस में, चिंगस फोर्ट है वहां पे जो हिस्टोरिकल हम्म हिस्टोरिकल वहां पे साइट है। और आप देखिए हम्म शारदा शरीफ है, वहां पे दरगाह है रहमतुल्लाह अली की। बिल्कुल तो कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें, नंदर सर से लेकर हाँ टूरिज्म देखो की खूबसूरती की बात क्या करूं मैं, वाटरफॉल्स देखिए कितने प्यारे प्यारे। मगर बिल्कुल अब बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली वो कितना बड़ा रोजगार बनेगा नौजवानों के हाँ लिए बिल्कुल वहां पे। लोकल्स के लिए वहाँ के जी जो जी रहने वाले हैं मकामी लोग लोग हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वसाइल बन सकते हैं। लेकिन इस पर काम नहीं होता डेवलपमेंट को छोड़कर वोट मांगने के लिए जब आते हैं। हम अगर देखें ना मैंने 3 ही अभी मैनिफेस्टो पढ़े हैं, ज्यादा पढ़े नहीं है। मैंने भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस का और जो अपनी हम मकामी जमात जो है पीडीपी उसका पढ़ा है। सब किसान की भी बात कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, यूथ की भी बात कर रहे हैं। ठीक है अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जो वादे आपने पहले भी किए हैं, एक पार्टी आएगी कि 70 साल में इस जमात ने क्या किया, दूसरी भी बोलेगी इतने अरसे में दूसरी उस जमात ने क्या किया। लेकिन आप भी तो रूलिंग पार्टी है ना, आपको भी तो देखना चाहिए ना कि आपने इतने टाइम में 10 साल में क्या किया है, किस बुनियाद पर आप वोट जो है मांग रहे हैं। देखिए, ये बिल्कुल है, अगर रूलिंग पार्टी की बात हो रही है तो सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा बीजेपी से तो मुझे वैसे भी कम गिला है। शायद कभी कभी लोग समझ जाते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, वैसे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं नहीं जी दिलशाद भाई तो बीजेपी के बहुत खिलाफ है। मैं उनसे ज्यादा अपने लोकल लीडरशिप के खिलाफ हूँ। मैंने आज भी काफी जगह पे, ये काफी मीडिया पोर्टल्स में जब बात हो रही थी तो मैंने यही कहा कि हम तो उनसे नफरत क्या करेंगे, हमें सबसे ज्यादा तबाही तो हमने अपने लोकल लीडरशिप ने की है। हम्म अगर आज सतीश भार्गव की एक स्टेटमेंट आई है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जो हमारे वहां पे हिंदू मुसलमान भाईचारा है उसको खराब करने के लिए कोशिश की गई है, एक कॉमनल रंग देने की कोशिश की गई है, जिसको हम नौजवान कभी भी उसको वहां पे, मैं समझता हूं कि मेंढर में ऐसे लोगों की कोई औकात ही नहीं है ग्राउंड में। मगर आप देखिए कि पिछले 70 साल में क्या वहां पे कास्ट के नाम पे कॉमनल रंग हमारी लोकल लीडरशिप ने नहीं दिया, गुज्जर पहाड़ी के नाम पे कितना बांटा हमें, हम्म जितने लेवल पे बांट सकते उतना बांटा। और आप फिर जाके एक बार मैं अपने मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हुए, सेगमेंट की बात करते हुए आपसे बताना चाहूंगा कि वहां पे आप गुज्जर एमएलए भी रहा, पहाड़ी एमएलए भी रहा, गुज्जर के नाम पे वोट भी हुआ, पहाड़ी के नाम पे वोट भी हुआ,
और वहां उनके हालात देखिए। आप दोनों दोनों तरफ जाइए, जहां पे गुज्जर मेजोरिटी एरियाज है, मैंने किसी को एक बार कहा था मेरे साथ चलो, यहाँ पे गुज्जर एमएलए रहे हैं, ये एरिया देखो, फिर चलो दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पहाड़ी एमएलए रहे हैं, ये डोमिनेटेड पहाड़ी एरियाज है, यहाँ पे पहाड़ी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे चलो। तो कास्ट के नाम पे उनको डिवाइड किया गया, उनको वोट किया गया। चलिए हम मान लेते कि एक तबके की बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाती, गुज्जर तबका की बहुत एरियाज की डेवलपमेंट हो जाती, पहाड़ी तबका की एरियाज की डेवलपमेंट हो जाती। कुछ भी नहीं हुआ, दोनों का एक जैसा हाल है। आज 70 साल बाद भी ये पॉलिटिकल पार्टीज आके 370 35 एक ही बात कर रही हैं कि जी हमें 370 के खिलाफ वोट डालना है। बिल्कुल 370 के खिलाफ वोट डालना है, मगर आप बताइए खिलाफ वोट डालना है, मगर आपको वोट क्यों दे? आपने 370 के लिए क्या किया? आप तो वही पार्टीज है जो कहती थी कि इलेक्शन से पहले कि हम लोग अपना, अगर 370 को छेड़ा गया, 35 को छेड़ा गया, तो खून और क्या पसीना बहा देंगे इस 370 को वापस लाने के लिए, 35 को वापस लाने के लिए। बट आज आपने इस पूरे खित्ते को नहीं, पूरी रियासत को पागल बनाने का काम किया। और आपने पिछले 5 साल में बंद कमरों में बैठकर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स दी, सिर्फ और सिर्फ 370 और 35 की बात की। फिर आपने कहा जी नहीं, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट में। और आप यकीन मानिए, चीफ जस्टिस के सामने जब वो सारी जो पिटिशंस के लोगों को मौका दिया गया, तो ये हर पार्टी का नेता कि 2-2 मिनट मुझे मिल जाए, और जो 2-2 मिनट वहां सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने भी बोला, आर्गुमेंट किया, जिसने भी बोला 2-2 मिनट, उन्होंने अपनी वीडियोस निकाली, कहा जी 370 की लड़ाई लड़ी है हमने, 370 की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में तो मैं भी मौजूद था, वहां ये पार्टी सारी जो है वो बस फोटो खिंचाने के लिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर हम खड़े, हमने तो 370 की लड़ाई लड़ ली। और सुप्रीम कोर्ट का जो वेडिक्ट आया वो भी अफसोसनाक था। मगर सवाल ये है कि फिर हम वोट इस बात पे दें, आप हमारी कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाले। आपको अगर 370 की लड़ाई लड़नी, तो आप तो वही थे जो डीडीसी इलेक्शन कहते थे कि हम डीडीसी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और जैसे ही पंचायती इलेक्शन आए, इनका एक एक पार्टी का नेता सारे अपने, कोई अपने बेटे को खड़ा कर रहा है इलेक्शन के लिए, कोई किसी दूसरे को खड़ा कर रहा है इलेक्शन के लिए, सारे लड़ा दिए, कुछ नहीं छोड़ा। ये पंचायती भी नहीं छोड़ेंगे, ये मेंबर का इलेक्शन भी खुद लड़ते हैं। इनकी ये वो है, इनको बस सत्ता चाहिए, इनको इख्तियार की कुर्सी चाहिए, इनको पावर चाहिए, इनको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने अगर 370 तोड़ा, तो वो उनके 1900 में 1990 से जब से पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी, तब से उनका वो मैनिफेस्टो था, तब से उनकी वो आइडियोलॉजी है कि जी हम 370 को खत्म करेंगे। मगर बीजेपी के साथ पावर किसने शेयर किया? बीजेपी ने तो कभी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बीजेपी के साथ थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो सेंटर में इनके लोग मंत्री थे। और आप यकीन माने कि वहां पे भी ये लोग, उस वक्त तो बीजेपी ने नहीं कहा ना कि हमारा 370 पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, बट ये लोग उनके साथ पावर में रहे। और फिर 2014 में जब महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर बनी और हमारे होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, तो कुछ बच्चों की इनोसेंट किलिंग हुई वहां पे। और वो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें कि वो सिविलियंस थे, इनोसेंट थे। उनके ऊपर महबूबा जी क्या कहती है? महबूबा मुफ्ती कहती है कि ये टॉफी लेने गए थे। और आज हमारे, मैं हैरान इस बात पे भी हूँ, कुछ लोग एक्टिविज्म के नाम पे भी उनका प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा था कि एक को, किसी को कॉल करके, कि आप बोल क्यों देते कि आप पीडीपी की सपोर्ट में खड़े हैं? आप एक्टिविज्म के नाम पे ये बताना चाह रहे हैं जी नहीं मैडम हमारी बहुत वोकल इश्यूज को लेकर। तो ये सारी चीजें, जो आपका सवाल था कि ठीक है पार्टी इन पावर की तो बात हो रही है, बाकी लोगों को किन बुनियाद पे वोट देंगे, वही है कि पीर की गली के इधर आप देख लीजिए। आप तो खैर, हम तो फिर कभी, मैं दिल्ली में हूँ एजुकेशन के लिए, तो मैं कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी होता हूँ कि मुद्दे भी मुझे कितनी चीजें, क्या क्या डेवलपमेंट से आपसे ही देखने को मिलती है सारी। मगर आप देख लीजिए, इनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर हमारे खित्ता पीर पंजाल में विदाउट एनी पार्टी मीटिंग कभी नहीं आया। जब भी ये लोग आए, अपनी पार्टी के वर्कर्स को एड्रेस करने आए, जब भी ये लोग आए अपनी पार्टी को मजबूत करने आए, कभी भी हमारे लोगों के इश्यूज के लिए, हमारे लोगों के मुद्दों के लिए नहीं आए। अच्छा, आजकल जम्मू कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अभी हालात काफी बेहतर हैं, मगर कल जब फ्लड लाइक सिचुएशन थी वहां पे, तो काफी लोग, लीडर्स बहुत कंसर्न है कि हालात कैसे हैं, रेस्क्यू और रिलीफ कैसे पहुंचाया जाए। खैर ये अगर पिछले सालों में भी होता तो आज हमारे लोग उनसे सवाल नहीं कर रहे होते। और डेट एक्सटेंशन की जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि जो पार्टियां ग्राउंड में काम कर रही हैं उनको डेट से फर्क नहीं पड़ती, और जो पार्टियां डेट की परवाह कर रही हैं, कहीं ना कहीं उनका मामला गड़बड़ है।
अच्छा, आप नौजवान हैं, आपने नुमाइंदगी की है नौजवानों की। हम अक्सर देखते हैं कि इलेक्शन के दौर पे, इलेक्शन के टाइम में जो है नौजवानों को मौका नहीं दिया जाता आगे आने का, या सियासत में उस तरीके की पहचान जो है किसी नौजवान, हम कहें कि नौजवान को नहीं मिलती। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बार बार आप रवायती पॉलिटिक्स करते हैं, बार बार आप बुजुर्गों को लाते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि जब तक जात बिरादरी के कीड़े हमारे लोगों के जहन से नहीं निकलेंगे, ये एक नफरती कीड़ा है जो लोगों के जहन में है, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, चाहे कास्ट के नाम पे हो। जब तक ये चीजें हमारे हम्म। जहनों से नहीं निकलेंगी, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमारे लोग तैयार नहीं है उस लीडरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। हम्म। मैं अगर मेरे पार्लियामेंट के इलेक्शन में खुद लड़ता हूँ, 25 साल का मैं भी हो गया हूँ, ठीक है, मैं भी मैदान में आ जाता हूँ हम्म। पीर पंजाल को रिप्रेजेंट करते हुए, तो मुझे सबसे पहले क्या जरूरत है? वो बोलेंगे कि आपकी जी पार्टी कौन सी है, आपको एक पार्टी पकड़नी पड़ेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी चाहिए आपकी। और जब हम्म। तक आपके पास रीजनल स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं होगी, कोई भी यूथ की बात कर लें हम लोग, मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई थी। आपने देखा होगा कि जो ये कठुआ वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे मेराज मलिक को आपने देखा होगा। मेराज मलिक हम्म। जो एक आम आदमी पार्टी जी के जी। लीडर है, डीडीसी हम्म। मेंबर भी है ना, तो बिल्कुल। वो बंदा हर जगह जाके अपनी बात कर रहा था, उसको पता था कि वोट नहीं देंगे। बट मुझे बहुत खुशी हुई कि एक आम घर का लड़का, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसने अपना सियासत में नाम बनाया है, जिसने लोगों के मुद्दों पे लड़ा है। कुछ चीजों पे मैं उनसे डिसएग्रीमेंट करता हूँ कि कुछ चीजें वो बहुत ज्यादा कर जाते हैं, कुछ चीजें जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उतना नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो या हो। मगर वो उस नौजवान ने आवाज उठाई। मगर आप भी देखिए कितने लोग खड़े थे, वो जो बेचारा वो बोलता भी था तो लोगों को था प्लीज मुझे सुन लो, मैं आपके हम्म। हित की बात करने आया हूँ। लोग सुनने को भी तैयार नहीं है। क्यों? हम्म। क्योंकि उसके पीछे आसपास जो है पार्टी के झंडे नहीं है, उसके हम्म। साथ चलने वाली गाड़ियों के काफिले नहीं है, उसके साथ चलने हम्म। वाली सिक्योरिटी नहीं है ना? तो मतलब आज हमारे आज भी माइंडसेट क्या नौजवानों को सहारा लेना पड़ता है, किसी जमात का, सियासी जमात का सहारा लेना पड़ता है अगर आपको आगे निकलना है तो। सियासत देखिए, में मैं अगर मैं आपको एक रिफॉर्म लाना एग्जांपल है। देना चाहूंगा आपको। जी। मैं आज एक्टिविज्म की बात कर रहा हूँ, कल मैं अगर पॉलिटिक्स की बात करूंगा तो यहाँ जो जो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ना, उनके उनके चेहरे बदल जाएंगे। तब सेम स्टेटमेंट्स, ये कमेंट भी नहीं आएंगे, मुझे पता है ये चीज का। मगर मैं एक्टिविज्म से ही पॉलिटिक्स में मेरे मेरे एंट्री हो सकती है। मेरे साथ 10 लोग थे। और मैं जब हाँ। कॉलेज में एक्टिविज्म करता था, मैं जब कॉलेज में इश्यूज की बात करता था, लड़ता था, तो मेरे साथ 10 लोग और थे। वो 10 लोग और आज सारे पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं नहीं हूं। हम्म। तो मैं आज भी आपके साथ बहुत हिम्मत से हक और सदाकत की बात कर सकता हूं। हम्म। मगर अगर मैं भी किसी पार्टी का होता तो मैं कॉन्फर्म नहीं रहता, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा होता। मैं कह हम्म। रहा होता नहीं जी, मेरी बीजेपी, मेरी कांग्रेस, मेरी पार्टी ऐसी है, उन्होंने ये किया। मैं हक की बात नहीं कर रहा होता। यही कारण है कि मैं आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बना हूं। अगर कल मैं आवाज बनना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट आवाज लोगों की, कि मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनाकर आप पार्लियामेंट में भेजिए, असेंबली में भेजिए, तो क्या आपको लगता है कि वहां पे लोग उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? या करेंगे तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या क्या स्ट्रगल्स रहेंगे, क्या क्या चीजें रहेंगी? तो यूथ डरता है इस चीज से। मगर तो मुझे हल लगता है क्या कि है जहां तक इसका? क्योंकि नौजवानों की नुमाइंदगी कहीं नहीं हो रही है। हम देखें जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, मैंने कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जो खास तौर पर नौजवानों के लिए बात करता हो। तो कैसे इन इन जो नौजवानों के मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सकता है? कौन करेगा? देखिए, उसके सबसे बड़े रीजंस ये हैं। देखिए, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ठीक है, हम्म। उनकी जो औलादे हैं, ठीक है, आप उनकी औलादों की बात करते हैं, उनके हम्म। औलाद आप देखिएगा, कोई फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन चल रहा है, यही चल रहा है पॉलिटिक्स में, ठीक है। हम्म। उनमें ना तो कोई स्टूडेंट लीडर था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जरूरी नहीं है किसी नेता का बेटा नेता नहीं बन सकता, बन सकता है, फॉर श्योर बन सकता है। ऐसे बहुत सारे हम्म। एग्जांपल्स भी हैं हमारे इस मुल्क में। मगर आप देखेंगे कि 95% जो लोग हैं वो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप, अभी तक 35 साल के हो गए, मैं अभी नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, बट वो 35-40 साल की उम्र में वो कहते हैं जी अभी सीख रहे हैं, हम्म। अभी बोलना सीख रहे हैं, अभी उनको पता नहीं है हमारे इश्यूज क्या है। मगर वो 2-4 साल में हमारे एमएलए कैंडिडेट होंगे, क्योंकि हमारे एमएलए साहब थे, उनके वालिद थे, उनके बेटा उनका इलेक्शन लड़ेगा। तो हम्म। उनके पास ना तो इश्यूज है ना मुद्दे हैं, क्योंकि वो लोग ग्राउंड रियलिटी से दूर है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, हम्म। मैं क्या हूं, मैं क्यों ये मुद्दे जानता हूं? हम्म। मेरी उम्र 25 साल है, मैं अपनी एजुकेशन और मेरी पर्सनल चीजें, फैमिली फैमिली चीजों में जो होती है उसके अलावा मैं अगर वक्त दे रहा हूं, तो मैं क्यों इन मुद्दों पे वो कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है कि हमारे लोकल इश्यूज क्या है, हमारे स्टूडेंट्स की इश्यूज क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने वो लड़ाइयां हमने कॉलेज के टाइम से, स्कूल के टाइम से लोगों के लिए लड़ी हैं।
हम जानते हम्म हैं। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है। जो हमारे नौजवान है, अब जैसा कोई नौजवान कर भी रहा है तो उसको सहारा इसलिए भी लेना पड़ता है क्योंकि बेचारा वो जो होगा वो जरूर से किसी आम आम के घर से आम घर से होगा। हम्म फाइनेंशियली उसको हम्म बहुत दिक्कत होगी, उसको हम्म अपना फैमिली देखना पड़ेगा, हम्म उसको फिर उसके बाद वो उसको लगेगा कि नहीं किसी पार्टी से जुड़ जाता हूँ, मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियली मुझे कुछ हो जाएगा, फिर अपनी लालचें आ जाती हैं, सारी चीजें होती हैं। क्योंकि मेरे साथ एक्टिविस्ट दोस्त थे जो आज एक्टिविस्ट नहीं है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन गए और उन्होंने काफी फायदा उठाए लीडर्स से, उनके दो चार नारे भी लगाए, फायदा भी उठाए। तो जब इस हम्म तरीके के नौजवान हो जाते हैं, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के बीच में है, हमारा यूथ पढ़ा लिखा होने के बाद वेल अवेयर नहीं है, जानता नहीं। देखिए हम्म दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में जब वोट हुआ था, अभी रिसेंटली पंजाब में हुआ, तो जिन्होंने पंजाब के जो सर्विंग चीफ मिनिस्टर थे उनको जिन्होंने जी हराया, वो सब्जी बेचने वाला एक इंसान था जो आम आदमी पार्टी से लड़ा, सब्जी बेचने वाला या कुछ इस तरह का ही कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो जीता उनके खिलाफ। हम्म तो वहां पे मानसिकता है लोगों की कि लोग चाहते नहीं ये अच्छा कैंडिडेट है, हम वोट देंगे। तो हम्म सब्जी बेचने वाला हो या फिर एक आम यूथ हो, कोई भी हो, वो माइंडसेट के लिए आवाम को तैयार होना पड़ेगा और उसके लिए एक सॉलिड लीडरशिप तो चाहिए ही। क्योंकि क्रेडिबिलिटी, मैंने कल एक चीज कही थी कि हम लीडर में क्या देखना चाहिए, हमें पहले तो हमें एजुकेशन देखनी चाहिए, क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उसका कैरियर देखना चाहिए, उसके एस्पिरेशंस देखनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी देखनी चाहिए। मगर हम्म हम देखते क्या है कि वो कितनी गाड़ियों में आता है, कितनी स्कॉर्पियोज का काफिला है उसके साथ, कितना वो इलेक्शंस के दौरान जो शराब और दारू जो है लोगों के तक पहुंचाने का काम कर सकता है, कितने पैसों की जो दथियां हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी घर में। वो हम्म 1500 एक वोटर को देगा कि 2000 देगा। जी, ये सारे फैक्टर्स, फिर देखी जाएगी कास्ट, फिर देखा जाएगा रिलीजन। तो हम्म जब ये क्राइटेरिया है हमारे वहां पे वोट करने का, डीडीसीज में भी बहुत हद तक बदला नहीं। और जिन नौजवानों से हमें उम्मीदें थी डीडीसीज में कि ये लोग जाके कुछ बहुत अच्छा करेंगे, उन्होंने भी दिखा दिया कि वो किस तरीके की चीजें करने का दम रखते या नहीं रखते। तो इसके पीछे मैं समझता हूँ मल्टी फैक्टर्स है। और हमारे फिर भी हमारा क्या फर्ज बनता है, आपका फर्ज क्या बनता है कि हम नौजवानों को कहें कि आप अपनी आवाज खुद बनिए। मैं अभी हर नौजवान जो बोलता है मैं उसके नीचे यही कमेंट करता हूँ कि आप अपनी आवाज खुद बनिए, खुद लड़िए। सारी आवाजें इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। मैं आपके सामने अगर ये सारे इश्यूज कर रहा हूँ तो मुझे एमएलए अभी मेरा पार्लियामेंट नहीं बनना, खाली हो सकता है मैं बन पाऊं, मैं चाहूं बनना, मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंट मेरे पास पावर आए, मैं फिर यही आवाज संसद में चाहूं। मैं, मुझे कोई पूछेगा मैं क्यों नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ऑब्वियसली। मगर हर हर चीज उसके लिए नहीं है, सिर्फ वो नहीं मिलने हम्म पर भी हमें वो लड़ाइयां लड़नी है। लीडर्स और पॉलिटिशियन में फर्क यही होता है कि लीडर्स अवाम के मुद्दों के लिए होते हैं, लीडर्स लोगों की अच्छाइयों के लिए होते हैं। जब जब वक्त उनके क्रेडिट का आता है तो वो अवाम को आगे करते हैं, वो हम्म लीडर्स होते हैं। और लीडर्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो और लीडर्स पैदा करते हैं, और नौजवान पैदा करते हैं जो हक की और आवाज उठाए, डेवलपमेंट की आवाज उठाए, लोगों के साथ खड़ा रहे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिशियंस है उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें पावर में रहना है, अथॉरिटी। तो लीडर और पॉलिटिशियन में बहुत फर्क है। अच्छे लीडर्स, आज के वक्त में आप कितने लीडर्स हैं जिन ऐसा जिसको कह सकेंगे नहीं जी इन्होंने बहुत मिसाल सेट की है। आप देखिए, हम्म आप छोड़िए, ये तो अपने पार्टियों के वफादार नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई एनसी में, कोई किसी भी पार्टी में हो सकता है, मगर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मेरी एक आइडियोलॉजी है कि मैं हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहता, ठीक है। अगर मुझे करनी होती सियासत, फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर सियासत करनी है तो मैं गुज्जर पहाड़ी और हिंदू मुसलमान में बहुत आसानी से सियासत कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे आसान हम्म तरीका है सियासत करने का। आप एक, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक मेरा दोस्त था तो उसने सोशल मीडिया में किसी कम्युनिटी के खिलाफ गालियां लिखी जब पिछले दिनों में सारे इश्यूज चल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब बताइए, आप तो कुछ लिखते नहीं थे, आज इतना आपने ये चीजें लिखी, और मैं जानता हूँ तुम्हें पर्सनली कि तुम तो ऐसा कभी सोचते भी नहीं हो हम्म कम्युनिटीज को लेकर, इस सब को लेकर। तो कहता है यार हम्म मेरे नीचे वाली पोस्टों पे लाइक्स देखो कितने हैं, इस पे देखो कितने आए, हम्म कितने कमेंट आए, कितने रिएक्शन आए, लोग कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मुझे। हम्म तो हमारे लोग ही उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। वहां पे एक कम्युनिटी के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक हीरो वाले गालियां लिख रहे हैं। हम खुद तो ही बनाते हैं बिल्कुल। जी, तो मुझे लगता है कि वक्त बदलेगा, बट उसकी एक लंबी लड़ाई है, काफी लोगों की कुर्बानियां लगेंगी, फिर जाके मुझे लगता है हमारी जनरेशन की कुर्बानियां लगेंगी, अगली जनरेशन इसका फायदा जरूर उठाएगी। अच्छा अच्छा, रिवायती पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे हम, नेपोटिज्म की बात कर रहे थे। हम देख रहे हैं कि इन दिनों ना, जैसे मैं पीडीपी की बात करूं, पीडीपी की जो सरपरस्त है महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी जो है वो मैदान में अपनी माँ की कैंपेन करने के लिए उतरी हैं। वहीं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब जी, सदर जो हैं उमर अब्दुल्ला, उनकी बात करें, उनके बेटे जो हैं वो भी ताहिर अपने अब्दुल्ला, वालिद साहब के जमील लिए, अब्दुल्ला। जी जी, जी, वालिद साहब
के लिए अब कह रहे हैं कि वो भी कैंपेन करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि एक वक्त जब कश्मीर में हालात इतने नासाज थे, तनावपूर्ण थे, तो उस वक्त इन्हीं लीडरान के जो बच्चे थे वो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए थे, तो अब जब सियासत में जरूरत पड़ी है इन्होंने अपने बच्चों को ले आया है, शायद इनको ये लगता है कि शायद हमारी आवाज में अब इतना दम नहीं रहा या हमारे अल्फाज में इतना दम नहीं रहा कि हम लोगों से जाकर कनेक्ट हो पाए, अब बच्चों को सियासत में उतारा जा रहा है। बच्चों को सियासत में उतारा जा रहा है, ये सवाल तो सही है आपका। मगर आप देखिए कि उनके साथ सेल्फीज कौन ले रहा है? महबूबा जी की बेटी के साथ सेल्फी कौन ले रहा है? हम्म। उनकी उस भाषण पे जो गलत गोजरी बोल रही है वो सही से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही, वो बोल भी नहीं पा रही, उसके बावजूद ताड़ियां बजाई जा रही है यूं करके, भाई बहुत हम्म। अच्छा, बहुत नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन कर रहा है? हमारे लोग क्यों? बेचारे बहुत सीधे और बहुत बहुत सीधे, मैं ये भी कहूंगा हम्म। बहुत सीधे लोग हैं, और रिवायती तौर पे उनको लगता है कि इन पार्टीज का, इन लीडर्स का हम पे एहसान है, हम इनके एहसान थले दबे हुए हैं, वो उनको लगातार वो जिताते हैं। और उसके लिए काम करता है कौन? उसके लिए काम करता है उनके पार्टी वर्कर्स, उनके पार्टी वर्कर्स जो अलग अलग जगहों पे हैं, अलग अलग ठेकेदार हैं, वो जो लोग जो किसी मोहल्ले का जो एक क्या कहते हैं जी, नंबरदार है, किसी मोहल्ले का एक कोई ठेकेदार है जिसको लोग बहुत मानते हैं, वो डराता है, वो उन सब की बोली लगाता है कि जी ये मेरे हैं, ये सारे मेरे हैं और इनका वोट मैं डलवा दूंगा। और ऐसा होता भी हम्म। है लोग आज, खैर आज आज वो बदल रही है वो सियासत, हम्म। कितने हद तक बदल रही है वो बहुत बड़ा सवाल है, बट बदल तो रही है। बट इसकी बुनियाद यही है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इनको पता है कि हमारे लोग क्या है, हमारे लोग दिल्ली की तरह या बाकी जो इंडियन स्टेट है उनकी तरह डेवलप्ड नहीं है, तो हम्म। हमारे लोग उनकी तरह सोच में आगे नहीं है, हमारे हमारे इंटरनेट सर्विसेज, हमारी हमारी सारी चीजें, क्योंकि हमने सफर किया है। मैं कभी कभी यहाँ पे दिल्ली के जो मेरे दोस्त थे यहाँ पे कॉलेज में, मैं यहाँ पे नोएडा में हूँ, तो मेरे जो दोस्त थे वो बात होती है तो मैं कहता हूँ हम में आप में जमीन आसमान का फर्क है। बोले क्यों? हम्म। बोले मैंने कहा आप लोग 2G पे एक दिन नहीं टिक पाएंगे और नेट बंद हो जाएगा तो आप तो मतलब आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और हमारे वहां हम्म। पे बॉर्डर्स की शेलिंग की वजह से बहुत दिनों तक जो है इंडो पाक जो शेलिंग होती है हम्म। उसकी वजह से कितने देर तक हमारे स्कूल्स बंद रहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स सफर करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, हमारे पास नीट के लिए बच्चों के पास इंटरनेट नहीं होता। वहां पे ऐसी ऐसी जगहें हैं, यहाँ पे पेंडर में ऐसी जगह थी जहाँ पे हमारे मुल्क का, इंडिया का नेटवर्क नहीं आता था, पाकिस्तान का नेटवर्क आता था। तो ये अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की बात है, मैं एक आर्टिकल भी लिखा था मैंने उस पर। तो हम्म। हमारी ये हकीकत है। तो वही सवाल आपका, जिसका जवाब यही था कि नेपोटिज्म ये इसलिए चलता है क्योंकि लोग उसको एक्सपेक्ट, लोग उसको जो है वो मानते हैं, उस पर चलते हैं, कि उनको लगता है कि नहीं जो ये पार्टीज हैं इनकी औलादे ही हमें कर सकती है। बट मुझे लगता है कि अब काफी हद तक इससे लोग डिफर कर रहे हैं और काफी हद तक जो है चीजें बदली है, पूरी तरह नहीं, तो नहीं बदली। वही बोले लोग जो जिनको मैं कहूंगी कि गुमराह किया जाता है जी जबानों का इस्तेमाल करके या कम्युनिटी का जिस तरीके से बिल्कुल, बिल्कुल गुमराह नाम किया लेकर जाता है, गुमराह किया नाम जाता है। लेकर, और तो कैसे हाँ, उनको, उन्हीं बोले लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जा सके कि उनको ये कहा जा सके कि भाई अब आपने पार्टी देख के या चेहरा देख के वोट नहीं करना है, आपने अब अगर वोट करना है अपनी फलाह बहबूदी के लिए, कि आपके आसपास आप देखें कि किस तरीके के काम हुए हैं, कैसे हुए हैं, कैसे अवेयर करेंगे हम इन्हीं भोले लोगों तो मैं को। आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ ये चीज। मैं जब अपने कॉलेज में था तो मेरे वहां पे रिवायती चीजें आ रही थी, बहुत सारे प्रेसिडेंट, कोई मैं पहला प्रेसिडेंट तो बना नहीं था, है ना। काफी सालों से 2006 से या 8 से एग्जिस्टेंस है हमारे कॉलेज की, 15-20 साल में काफी लोग प्रेसिडेंट बने। उसमें राजा महमूद खान हैं, आप जानते होंगे, वो भी प्रेसिडेंट रहे जी। वहां के, हम्म। बहुत लोग रहे। मैंने वहां जहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, इस तौर पे मैं आपको अपनी अपनी कोई तारीफ नहीं करना चाहता, मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ जो मैंने रियलाइज किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ ये चीज। वहां पे क्या हुआ कि जब मैं इलेक्शन लड़ने उतरा कॉलेज के अंदर, कास्ट का बहुत था। आप यकीन मानिए पढ़ा लिखा तबका, प्रोफेसर्स भी कास्टिज्म में बिलीव कर रहे थे और कह रहे थे कि जी हमारी कम्युनिटी का कैंडिडेट ये फलाना बंदा है, ठीक है। वो मैंने वहां लड़ाई लड़ी और मैंने जब हक और सदाकत की बात की तो मैंने सारे फैक्ट्स और फिगर्स रखे। मैंने उनको कहा, जब मैं पहली बार, होता अमूमन ये था कि जो लास्ट कॉलेजेस में ये होता है कि जो बहुत सीनियर होता है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है 3rd ईयर में जाके और फिर वही प्रेसिडेंट बनता है। इससे पहले कभी भी 1st ईयर का लड़का कोई प्रेसिडेंट नहीं बना था। हम्म। तो मैंने 1st ईयर में जाके इलेक्शन लड़ा वहां पे
और जब इलेक्शन लड़ा तो मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा कि पिछले 4 महीने हो गए मुझे कॉलेज में, मैंने रोहिंग्या जो जम्मू में उनके लिए आवाज उठाई, मैंने वहां पे आपकी स्कॉलरशिप्स के लिए आवाज उठाई, आपके जो इश्यूज है उनके लिए आवाज उठाई, और जहाँ के हमारे मैंडर के लोकल इश्यूज है वहां आवाज उठाई। हम्म, आज आपको जो बेहतर रिप्रेजेंटेटिव लगता है आपका हो सकता है, मैं तो यहाँ पे कास्ट और इस सब की बात नहीं करूंगा। मैंने अपनी हम्म, इलेक्शंस की वहां पे स्पीचेस में यही कहा क्लियरली, और लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे वोट किया। फिर मेरे हम्म, वो अगले 1 साल में मैंने वो साबित किया उनके हर चीज के साथ, गुज्जर पहाड़ी के अलग अलग वहां पे स्कॉलरशिप्स का इशू, अलग अलग मसले, अलग अलग मसाइल, वहां पे काफी तरीके की चीजें हुई। काफी एक बार कुछ कॉमनर रंग देने की हुई, काफी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमें कितनी बार आवाज उठानी पड़ी, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी, हम्म, और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, वो आपके सामने, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मगर मुझे लगता है कि काफी हद तक मुझे हर कम्युनिटी के लोगों ने वोट दिया, और अगर हम्म, आज मैं आपके साथ बैठा हूं तो उसकी एक बुनियाद ये है कि मैं कॉलेज के अंदर जो मेरा मेरा जो कद था वो आज है कि आज मैं हर जगह किसी प्लेटफॉर्म में जाके बोलता हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल। मेरे वो देखते हैं कि जी इसके साथ इतने नौजवान खड़े होते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। उसकी बुनियाद ये है हम्म, कि आपकी इंटेंशंस और आपकी सोच सीधी होनी चाहिए, और आप लोगों के सामने क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। आप हम्म, मैं ना किसी को तभी तंज कस पाऊंगा जब मेरी क्रेडिबिलिटी होगी। हम्म, मैं यहाँ पे सारी पार्टियों को एक टारगेट में ले लिया हूँ, जी फलानी पार्टी ऐसी, फलाना लीडर ऐसा। मेरा खुद का किरदार तो होना चाहिए। मेरा खुद का किरदार नहीं हो, अगर अभी तक मैं जितनी बातें मैंने कही सईमा जी आपसे, जी। अगर एक चीज में भी मेरा किरदार नहीं होता तो आपने मुझे टोक लिया होता अभी तक कि नहीं ये हम्म, आपका क्या स्टैंड था इस पे, बताइए पहले। तो हम्म, बात वही है कि हमारे जो लोग सामने आए भी होंगे आज तक नौजवान, उनकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी की दिक्कत रही है। क्रेडिबिलिटी हम्म, होगी तो लोग भरोसा करेंगे। हर इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता, पहला इलेक्शन चलो आप हार गए, हम्म, आप कहीं ना कहीं एक एक आपको लोग जानेंगे कि नहीं जी आप पहला इलेक्शन लड़े हैं। एक मैं नौजवान के लिए बात कर रहा हूँ जिसको लोग नहीं जानते, जिसकी क्रेडिबिलिटी है। हम्म, दूसरा, नहीं तो ये जितने जितने लीडर्स आए, ये लोग बने बनाए लीडर तो नहीं थे ना, कहीं ना कहीं हम्म, इन्होंने भी शुरुआत की। तो शुरुआत करने के लिए आज यूथ डर रहा है। जब तक शुरुआत नहीं होगी, जब तक हमारा नौजवान खुद हिम्मत नहीं करेगा, और उसको फेलियर से डरना बंद करना पड़ेगा। नहीं जी हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम हार जाएंगे, हमें इतना बिल्कुल। करोड़ रुपए चाहिए अपने बैंक अकाउंट में, फिर इलेक्शन लड़ेंगे। ये सारी मानसिकता जब तक बाहर नहीं निकलेगी, और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जब असेंबली इलेक्शन आएगा, तो मुझे लगता है कि इस बार असेंबली इलेक्शन में मैं कोशिश करूंगा, हम काफी नौजवानों से मिलकर हम बात भी करेंगे। मेरी अभी रिसेंटली हम लोगों का एक ट्विटर स्पेस भी चल रहा था, वहां पे हमारे खासकर पीर पंजाल के सारे एक्टिविस्ट थे, उसमें गुज्जर एक्टिविस्ट थे, पहाड़ी एक्टिविस्ट थे, और सोशल एक्टिविस्ट थे। हाँ जी। तो खैर सोशल एक्टिविस्ट तो सभी लिखाते हैं, बट मेरे लिए कुछ कुछ जिस तरह का पिछला दौर रहा है, वहां पे लोग कन्फाइन कर दिए मैंने, ये गुज्जर एक्टिविस्ट है, ये पहाड़ी एक्टिविस्ट है। आप जब सबकी बात नहीं करते तो आप कन्फाइन हो हट जाते हैं एक तरफ, है ना। जाते, जैसे हाँ आप जी। जर्नलिस्ट थे, तो आपको हम कन्फाइन नहीं हम्म, कर सकते गुज्जर पहाड़ी तक। आप सबके लिए जर्नलिस्ट है, आपका बिल्कुल। काम है कि आप सबकी आवाज बुलंद करें, आप कर भी रही हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि काफी हद तक चीजें बदली हैं, बदल रही हैं, बट वो जो जितना रैपिडली बदलना चाहिए उतना रैपिडली नहीं बदल रहा। बट उम्मीद है कि, मैं वही कहा ना, शायद हो सकता है हमारी जनरेशन की कुर्बानी लगेगी तो कोई और जनरेशन फायदा उठाए इसका। अच्छा, बहुत वक्त हो गया, अभी लोग भी जो है वो इतना पेशेंस नहीं रख पाते, तो बहुत मतलब 40 लोग थे हमारे साथ जुड़े हुए, अभी 16 रह गया, आहिस्ता आहिस्ता कम हाँ हो हाँ रहे। तो एक सवाल जो आखिरी सवाल मैं कहूंगी इसको, एक चीज है जैसे कि इलेक्शंस अभी शुरू होने वाले हैं, स्टूडेंट्स है, कोई दिल्ली में है, कोई जम्मू में जो है, हम कहेंगे अगर पुंछ राजौरी हमें जाना पड़ता है, या जो बच्चे अनंतनाग के हैं वो जम्मू में पढ़ाई के लिए आए हुए हैं, यहीं रह रहे हैं, तो जैसे हम कहें कि माइग्रेंट्स के लिए एक सरकार ने एक सहूलत दी कि कुछ फॉर्म है वो फिल करने हैं, उसके बाद जहां जहां वो हैं वहां पर वो वोटिंग कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि हम जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऐसा कोई तरीकेकार होना चाहिए था कि हम जहां पर हैं वहां बैठे बैठे वोटिंग जो है वो कर सकते थे? एक तो हमारा जो हक है वो बरकरार रहता, दूसरा ये है कि जो खर्चा करके हम जाएंगे, देखिए ये जेन्युइन सी एक बात है कि आप यहाँ से, मैं अगर सुरनकोट की बात करती हूँ, मैं अगर यहाँ से जाऊंगी वोट देने के लिए एक दिन, ठीक है हमारा हक है, लेकिन हमने 2,000 रुपया खर्चा करके यहाँ से जाना है सुरनकोट एक दिन के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, एक दिन भी नहीं मैं कहूंगी, 10 मिनट के लिए आपने जाना है, वो इतना खर्चा पड़ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई सहूलत इन बच्चों के लिए होनी चाहिए थी? देखो ना, मैं मुझे बड़ी हंसी इस बात पे आ रही है, ये सवाल पे नहीं आ रही है हंसी, मुझे हम्म, हंसी इस बात पे आ रही है कि जब हमारी पार्टी इन पावर, देखिए ओपोजिशन ओपोजिशन तो जमहूरियत में काफी ओपोजिशन होना बहुत जरूरी है, और ओपोजिशन से ही जमहूरियत मजबूत होती है, मुल्क मजबूत होता है, लोगों हम्म, लोगों के इश्यूज मजबूत होते हैं, क्योंकि वो हर चीज में
उनका काम है कि गवर्नमेंट को बताना कि आप कहाँ सही हैं कहाँ गलत है। मगर आप अगर हकीकत देखेंगे ना, तो हमारे 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 यहाँ पे हाल यही है। अभी हमारे लोग चाह रहे हैं कि वहां पे लोग चले जाए, वोटिंग वही था। अभी ये चाह रहे हैं कि ट्राइबल्स, ये क्यों किया गया इलेक्शन, इसका मेन मोटिव आप सब जानते हैं कि वो हम्म। चाहते हैं कि वो जो बेचारे वो बकरवाल हैं, वो जो बेचारे डोग वोग जाएंगे अपने बेल बकरियां ट्राइबल्स लेकर, वो चले जाए। ये चाहते ही है ये चले जाए। और जो लोग चाहते ही चले जाए, अगर मैं उनसे कहूंगा कि जी ऐसा कोई कानून बनाइए कि मैं भी वोट डाल सकूं वहां जाके, तो वो कहेंगे आप चाहते हैं तो वोट न डालो, तुम तो हमारे खिलाफ वोट डालोगे। खैर ये लाइटर मूवमेंट के लिए मैंने कहा, बट हाँ इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस मुल्क में जो इस इलेक्शन में काफी काफी कोई मैं समझता हूँ कि अच्छी तारीफ नहीं है करने लायक नहीं है। बहुत। हाँ हाँ बहुत बिल्कुल। अचीविंग नहीं है, बहुत बहुत कुछ एक्साइटमेंट नहीं है लोगों के अंदर, बहुत क्रेज नहीं है। और ये जमहूरियत के लिए खराब है, क्योंकि खतरनाक है बिल्कुल। देखो क्या होता है ना कि जब इलेक्शंस में लोग एक्साइटेड होते हैं। मैं एक्साइटेड क्यों होगा इलेक्शन के लिए, या फिर मैं बहुत ज्यादा मेरे अंदर क्रेज क्यों होगा इलेक्शन के लिए? बिकॉज मुझे लगेगा कि नो, हमारे जो इश्यूज हैं, हमारे कंसर्निंग इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। हम्म। हमें हमें रोजगार मिल सकता है, हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, हमारे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें एक्साइटमेंट देती है जी, नहीं फलानी पॉलिसी है, अगर ये इम्प्लीमेंट होगी तो ये चीजें हो जाएंगी, इससे हमें फायदा होगा। तो ये एक्साइटमेंट नहीं है लोगों के अंदर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल वही इस पे मतलब सिर्फ इस पे अगर कुछ ना हम कुछ कहें होना ना कि चाहिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं है वोट डालना क्यों है, हम्म, क्यों जरूरी है, उनको वोट अवेयर डालो, करने की जरूरत इसलिए है। जरूरी है कि वो उनकी कहेंगे कम्युनिटी का फलाना बंदा वो कंटेस्ट कर कहेंगे रहा है। कि मैं वोट नहीं डालूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना? तो देखिए इस चीज के बारे में मुझे लगता है कि सी जी। मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा इस पे। मैं ये कहता हूं कि फॉर्चुनेटली मानिए या अनफॉर्चुनेटली मानिए, आप इट्स योर चॉइस, जो भी वोट डालने जा रहा है, कि आप हम्म। उसे आप एक जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का हिस्सा है। हम्म। आप वोट डालिए, आप वोट नहीं डालिए, फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि मैं वोट डालता हूं। अब मैं वोट किसको डालता हूं, मेरे वोट की अहमियत समझनी पड़ेगी मुझे। मेरा मेरा वोट मेक श्योर करेगा कि अगले 5 साल में जो मेरे फादर साहब जो आटा खरीद रहे हैं, जो चावल खरीद रहे हैं, जो सिलेंडर खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या रहेगा, और हमारे हम्म। हमारे घर का जो बजट है उस पर क्या इफेक्ट करेगा। मेरा वोट हम्म। डिसाइड करेगा कि मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी आएंगी। मेरा वोट हम्म। डिसाइड करेगा कि मेरी जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मुझसे मेरे साथ जो है वो कितनी करप्शन होगी, नहीं होगी, मेरे काम कितने आसानी से होंगे। मेरा वोट हम्म। डिसाइड करेगा कि मैं इस मुल्क में एज अ सिटीजन देखा जाऊंगा या एज अ हिंदू मुसलमान देखा जाऊंगा, या मुझे मेरे धर्म के नाम पे, मेरी कास्ट के नाम पे मुझसे मोहब्बत की जाएगी या मुझसे नफरत की जाएगी। मेरा वोट डिसाइड करेगा कि हम जो है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी जो विमेन्स है, वो कितनी सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित सुरक्षा से जा सकती है, हाँ या नहीं। हमारा वोट डिसाइड करेगा कि हमारा जो बॉर्डर एरिया पुंछ है वो कितना सुरक्षित रहेगा, और हमारे वहां पे रहने वाले लोग, हमारे हमारे लोग कितने सुरक्षित रहेंगे। हमारा वोट डिसाइड करेगा कि हमारे जो वहां पे कंसर्निंग इश्यूज है वो किस तरह से एड्रेस होंगे। हमारा वोट डिसाइड करेगा कि जब हमारे पे नेचुरल डिजास्टर होगा, फ्लड होगा, या किसी भी तरीके की चीज होगी, तो हमारी हुकूमत हमारे लिए क्या रेस्क्यू, क्या रिलीफ लाएगी। तो वोट की ताकत जब तक लोग ये नहीं समझेंगे, और ये हम मुझे लगता है कि जर्नलिज्म से लेकर, एक्टिविज्म से लेकर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से लेकर, हर पढ़ा लिखा इंसान जो समझ पाता है कि वोट की क्या ताकत है, उन सबका ये फर्ज बनता है कि वो जाकर लोगों को बताएं। और जहां पे अवेयरनेस नहीं है, जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे जाके अवेयर करें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हो गया हमें बात करते, और पता नहीं चला अभी भी हम बात कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं, है मैं कुछ आप लोगों के एक सब्र एक का आखिरी बांध जो मैसेज है मैं वो जरूर देना चाहूंगा। जी 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 मैं जी। जो भी 10-15 लोग सुन रहे हैं, अभी खैर कम लोग, काफी लोग नहीं है, पर ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप हक की बात करते हैं तो वो मैं अजान की तरह देखता हूँ कि आपका काम है हम्म। हक की आवाज को बुलंद करना, सच लोगों तक बिल्कुल। पहुंचाना। आपके कोल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। मेरा जो किरदार है, मेरा जो करेक्टर है, मैं आपके सामने बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बड़ी बड़ी चीजें कर दूं, हम्म। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मेरी जुबान और मेरा किरदार एक जैसा नहीं होगा। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, उसमें फर्क नहीं होगा, तब तक लोगों पे बातें असर नहीं करेंगी। खैर, आगे बोलते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन एक
एक ऑब्वियसली एक ट्रेलर है, बट मुल्की तौर पर ये सबसे बड़ी पिक्चर है हमारे लिए, क्योंकि ये तय करेगा कि आने वाला वक्त में हमारा संविधान किस तरीके से चलेगा, और हमारे मुल्क के अंदर जिस तरीके से भी माइनॉरिटीज पे हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पे हमले होना ये सबसे बड़ा खतरा मेजोरिटी के लिए है, क्योंकि मेजोरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। जैसे बिल्कुल। हम जहां जिस स्टेट में रहते हैं वहां हमारे माइनॉरिटीज, हमारे हिंदू या सिख या ईसाई भाई हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। वैसे ही हमारे मुल्क के अंदर हमारे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे माइनॉरिटीज के राइट्स को, जिस तरीके से भी नफरत देश में फैलाई जा रही है, उसको प्रोटेक्ट करें। लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, नौजवानों से, कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए, डेवलपमेंट में इस्तेमाल करिए, और लीडर की क्वालिफिकेशन, कैरियर, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी को देख के वोट करिए। और फिर वोट करने के बाद सबसे बड़ा मुझे लगता है, मैं जहां तक मैं समझ पाया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, खैर हमारा तो फेडरल सिस्टम था, हमें तो फेडरल सिस्टम से अभी, फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम चलता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब स्टेट गवर्नमेंट तो हमारे पास है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। हम तो ब्यूरोक्रेसी हमें राज कर रही है, ब्यूरोक्रेसी हम पे, डेमोक्रेसी तो है नहीं। खैर फिर भी मैं ये लोगों से कहूंगा कि आपका फर्ज बनता है, वोट करना आपका पहला फर्ज है। आपका दूसरा फर्ज है कि अगले 5 साल तक उस गवर्नमेंट से, उस सरकार से सवाल करिए, रोज सवाल करिए, वो आपका काम है। क्रिटिसाइज करिए, प्रोटेस्ट करिए, हर तरीके से जिस तरीके से आप उनके खिलाफ सवाल कर सकते हैं वो सवाल करिए। और अगर आपको लगता है कि वो हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप दोबारा जाके वोट दे दीजिए। मगर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप 5 साल सवाल करना सीखिए। सवाल करना नहीं सीखेंगे तो आप जिसको मर्जी वोट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क नहीं बहुत शुक्रिया। पड़ता, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए जरूर। टॉपिक पे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि आप जल्द मुझे अपने न्यूज पोर्टल पे भी लेंगे, इस चीज हाँ का फायदा बिल्कुल, उठाते हुए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जम्मू आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको जरूर मैं एक जरूर, बाकायदा आपके इंशाल्लाह उससे साथ हम बड़े एक ऑडियंस अच्छी तक मेरी डिस्कशन। आवाज भी पहुंच पाएगी, तो बिल्कुल। नहीं, आपकी आवाज तो कहाँ कहाँ पहुंच रही है ये हम देख ही रहे हैं। जी। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके, और कुछ शुक्रिया। मुद्दे थे जिन पे बात करना जरूरी था मुझे लगता है, तो उस पर हमारी बात हुई और लोगों ने बहुत हिम्मत रखी है, पेशेंस से सुना है आपको, मुझे। और बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन मैं करने के लिए। ऑडियंस को भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट कर भी रहे थे, अगर उनमें हाँ, से कोई लोग होंगे तो सबका शुक्रिया, उससे शुक्रगुजार हूँ। हम मैं क्योंकि हम इस बातचीत में आपका जवाब तो नहीं दे पाए, बट सबका शुक्रिया। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके। थैंक यू।